हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 16, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पे राज किया था उस टाइम के सिस्टम में जो एजुकेशन थी वो कैसे थी। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में बात करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हमें इसमें हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन एशियन टाइम क्या था, जो एशियन पुराने ज़माने की बात करें, प्रॉपर अरेंजमेंट थी एजुकेशन की। एजुकेशन थी इम्पार्टेड थी, बहुत दोनों को दी जाती थी, वुमेन एंड मैन को। अब हम हिस्ट्री की बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन का। बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले हमारे यहाँ पे क्या थे? मंदिर थे, टेम्पल्स थे, मॉस्क्यो थे, आश्रम थे, पाठशाला से मदरसा थे, जिसमें जाके जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो क्या करते थे? एजुकेशन ग्रहण करते थे। और ये सारे क्या थे? रिलीजियस एजुकेशन थे। यहाँ पे हमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्कूल्स इन मॉस्को वर कॉल्ड, जो स्कूल्स होते थे गिरजाघरों में, उसे हम क्या कहते थे? मकतबा। और वहाँ पे जो बच्चे होते थे वो क्या लर्न करते थे? कुरान शरीफ। जो पाठशाला होती थी वो कहाँ होती थी? टेम्पल्स एंड गुरुद्वारे में। वहाँ पे भी बच्चों को धार्मिक पुस्तकों के बारे में ही बताया जाता था। ठीक है, जो हिंदू चिल्ड्रंस थे और जो ब्राह्मण थे उन्हें क्या पढ़ाई किया जाता था कि उन्हें सनातन रिलीजन के बारे में बताया जाता था। उन्हें अपनी जो गाय माता है उनकी रिस्पेक्ट करना और साथ साथ ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करना, इसके बारे में उन्हें नॉलेज दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल है एजुकेशन सिस्टम है, कौन सी लैंग्वेज में दी जाती थी? उर्दू, पर्शियन, अरेबिक इन मकतबा, इन गुरमुखी एंड पंजाबी किस में दी जाती थी? गुरुद्वारा में। एंड हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज कहाँ पे सिखाई जाती थी? टेम्पल्स एंड पाठशालास में। ठीक है, द रिलीजियस लीडर, वहाँ पे हमें जैसे अब क्या है? टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाती है। बट पुराने ज़माने में कौन होते थे? मौलवी होते थे, पंडित होते थे, जो कि लोगों को क्या करते थे? एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और इन्हें जो भी एजुकेशन मिलती थी वो किसके रिगार्डिंग मिलती थी? रिलीजियस एजुकेशन मिलती थी। एंड फॉर द हायर एजुकेशन इन हिंदी एंड संस्कृत, बहुत सारे जो थे कॉलेजेस भी ओपन हुए थे, स्कूल्स भी ओपन हुए थे, लाइक बनारस में ओपन हुए थे। स्कूल वर ओपन इवन कि वहाँ उस टाइम के ज़माने में जो कला संबंधित चीज़ें सिखाने के लिए भी स्कूल ओपन हुए थे, जिसे क्या कहते थे? महाजन स्कूल कहते थे। अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम की। पहले हमने वो एजुकेशन सिस्टम की बात की जो कि हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे जो हमें सिखाते थे। न्यू एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे यहाँ एक न्यू एजुकेशन सिस्टम लगा। इस एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने मेन फोकस किस पे दिया? सेल्फ थिंकिंग में। पुराने ज़माने में जो हमें एजुकेशन दी जाती थी उसमें क्या फोकस था? हमें हमारी धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया जाता, धार्मिक पुस्तकों के बारे में बताया जाता था। बट ब्रिटिशर्स के आने पर हमें एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने फोकस दिया। सेकेंड थिंग उन्होंने किस में फोकस किया कि जो लैंग्वेज थी, जो इसके अलावा जो कल्चर्स थे अराउंड ऑफ द वर्ल्ड, उसके बारे में, इंडिया के बाहर के कल्चर्स के भी उन्होंने क्या किया था? नॉलेज दी थी। इसके लिए उन्होंने बड़े सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किए थे। इवन उन्होंने अपना एक सिलेबस फिक्स किया था, जिसके साथ साथ उन्होंने टेक्निकल, आधुनिक एजुकेशन की भी नॉलेज देना प्रोवाइड कर दिया था। ये था न्यू एजुकेशन सिस्टम इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। नाउ पर्पस टू स्टार्ट वेस्टर्न एजुकेशन। देखो, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम तो चलता आ रहा था, बट जो ब्रिटिशर्स थी उन्हें एजुकेशन सिस्टम की लोड क्यों पड़ी? उन्हें न्यू एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों को हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, ठीक है, ये लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज जानते थे, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते थे। और ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया में राज करना था तो उन्हें इंडियन लैंग्वेज का बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स है, जो इंडियन पीपल है, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को दिलाने के लिए उन्होंने न्यू एजुकेशन सिस्टम स्थापित किया ताकि लोगों को कम्युनिकेशन ईजी हो जाए। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन कब डेवलपमेंट हुई? तो इन 1641 AD में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्होंने मेन फोकस क्या किया? एजुकेशन देना इंडियन को। इन 1715 में बहुत सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल ओपन हुए मद्रास में, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग में, जॉन डंकन्स ने भी बहुत सारे, उन्होंने ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंग्लिश स्कूल ही ओपन किए, उन्होंने इंग्लिश स्कूल के साथ साथ संस्कृत स्कूल भी
ओपन किए हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं 1830 से लेके 1854 AD तक की बात करें। ठीक है, 1830 में एक एक्ट पास हुआ था, चार्टर एक्ट। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया गया था कि अब वो 1 लाख रुपए हर साल किसमें स्पेंड करेंगे, एजुकेशन स्पेंड करेंगे। बट जो एजुकेशन था, वो जो मनी था, वो अच्छे से स्पेंड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि हमें कहाँ पे किस जगह में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और किस जगह में कितने करने हैं। ठीक है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 1823 AD में एक कमेटी एस्टैब्लिश की, जिसके अंडर उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, बहुत सारे मेंबर इसमें अगेंस्ट भी थे, बहुत ज़्यादा फेवर में थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारे यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हो, और कुछ मेंबर ये चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मैकॉले ने, वो जो प्रेसिडेंट बने 1853 AD में, उन्होंने फेवर किसके फेवर में थे, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ एजुकेशनिस्ट रहे हैं, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाने के ऊपर ही जोर दिया था। इसके बाद 1854 AD में प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ल्स वुड ने एक रिकमेंडेशन बनाई, जिसका नाम क्या रखा, वुडस्मिथ रखा। ये आपका एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, वेरी श्योर क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट 5th पॉइंट क्या है, अब सेटिंग अप ऑफ हंटर कमीशन। अभी तक हमने कहाँ तक बात कर दी है, हमने 1854 तक की बात कर दी। 1854 के बाद 1882 की बात करते हैं। उस टाइम पे एजुकेशन की ग्रोथ करने के लिए इन्होंने एक हंटर कमीशन एस्टैब्लिश की थी। उसके अंदर क्या रिकमेंडेशन हुए थे, अब हम उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट है, जो प्राइवेट स्कूल है उन्हें पैसे दिए जाएँ, एफर्ट्स बनाए जाए ताकि सेकेंडरी स्कूल इम्प्रूव हो जाए, स्पेशल अरेंजमेंट किया गया ताकि जो औरतें हैं उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड दें, स्टूडेंट की फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन में भी जोर दिया गया। इसके साथ ये भी जोर दिया गया कि जो गवर्नमेंट है अब बिना बात के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्या करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके इंटरफेरेंस से जो एजुकेशन सिस्टम थी वो अच्छे से नहीं चल रही थी। अब इंडियन यूनिवर्सिटी लॉ है 1904 का, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये किसने पास किया था, लॉर्ड क्रूसो ने पास किया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था स्कूल्स, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। बट जो उस टाइम के नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस एक्ट का क्या किया था, विरोध हुआ था। उसके बाद सैडलर कमेटी जो कि 1917 में आई थी, उसमें क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज है वो होना चाहिए। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। रिफॉर्म लेकर आए एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशल अटेंशन दी जाए टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में। गवर्नमेंट को ये कहा कि वो जो उनका जो कंट्रोल है यूनिवर्सिटी पे, वो क्या होना चाहिए, डे बाय डे कम होना चाहिए। इसके बाद वाइस चांसलर भी हर एक यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किए गए। उसके बाद हार्टगोड कमेटी की बात करें, इनका मेन ओपन क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, सभी के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। टीचर को सैलरी मतलब कि टीचर की जो सैलरी थी पहले कम थी, उनकी सैलरी में भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, नॉन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर की बिना बात के एजुकेशन सिस्टम में जो बेफालतू खर्चा है वो नहीं करना चाहिए। अब बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं 1937 में, जो कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की। उसके अकॉर्डिंग जो किसके ऊपर उन्होंने फोकस किया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर, कि 14 साल के तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा उन्हें हैंडीक्राफ्ट के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उसके बाद सारगेट स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि बिफोर प्राइमरी एजुकेशन किंडरगार्टन बनाए गए। 16 to 15 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। अडल्ट जो बूढ़े लोग थे, मीन्स जो जवान थे, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की सुविधा बनाएगी। उसके अलावा लिमिटेड स्टूडेंट को ही एडमिशन दी जाती थी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में। अब इफेक्ट्स क्या हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का, ये भी आपको एक क्वेश्चन है। ठीक है, ड्यू टू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, उनका जो कल्चर था इंडिया में स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमें उनके कल्चर के बारे में जानकारी हो, क्योंकि उन्होंने अपना कल्चर सिखाया हमें। इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि जो मोस्टली इंडियन पीपल थे वो क्या रह गए थे, अनपढ़ रह गए थे, और हमारी जो इंडियन लैंग्वेज थी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी। और वेस्टर्न एजुकेशन जो सुपरस्टिशन थे हमारे यहाँ पे, जो पहले ज़माने में जो सुपरस्टिशन चलते आ रहे थे, अंधविश्वास थे, वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे।
इसके अलावा हमें दूसरे कंट्रीज़ की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलने लगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन और इंडियन रिफॉर्मर्स की। इंडियन रिफॉर्मर कौन कौन से थे, उनके द्वारा इंडियन एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने कौन से कार्य किए गए थे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय उन इंडियन में से एक थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। ये सुपरस्टिशन एंड फॉल्स रिचुअल्स के बहुत खिलाफ थे। ये अभी भी आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन से लैंग्वेज में ये इनको अच्छे से नॉलेज थी, तो इन्हें बंगाली, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज के अच्छे से ज्ञाता थे। इसके अलावा इन्होंने 2 न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किए और उन्होंने बुक्स लिखी थी बंगाली में, जो कि किसके रिगार्डिंग थी, उसकी ग्रामर के रिगार्डिंग थी। इसके अलावा इन्होंने ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक्स के रिगार्डिंग इन्होंने बुक्स भी लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन भी ओपन किए थे फॉर द एजुकेशन लोगों को एजुकेशन देने के लिए। अब नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। ये संस्कृत के फेवर में थे, ये वेस्टर्न एजुकेशन के इतने फेवर में नहीं थे। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, गुरुकुल भी इस्टेब्लिश किए, बट ये चाहते थे कि अगर हमें वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए बच्चों को, बट उसके साथ साथ वो बच्चे अपनी जो मेन लैंग्वेज है उसे ना भूले, अपना मेन कल्चर है उसे ना भूले, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में। इनकी डेथ के बाद लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो स्कूल ओपन हुआ था, जो कि इनकी याद में बनाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे DAV स्कूल ओपन हुए, जो कि होशियारपुर, जलंधर, कानपुर हुए थे। उस टाइम पे उन्होंने एक कॉलेज ओपन किया था, जो कि किसके लिए था, वुमेन एजुकेशन के लिए था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामाकृष्णा मिशन एस्टैब्लिश किया था। इन्होंने इसकी जो इंडियन कल्चर्स की जो मतलब कि इंडियन कल्चर के बारे में इन्होंने अमेरिका और यूरोप में लोगों को समझाया कि इंडियन कल्चर क्या होता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स एंड अनाथ आश्रम खोले थे सोसाइटी की रिफॉर्म करने के लिए। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक महान विद्वान थे। उन्होंने एक बंगाली बुक लिखी थी जिसका नाम था परिमर वर्णन परिचय, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी थी ताकि लोग इजीली इसे पढ़ सके, ठीक है। और इन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन किस में किया था, वुमेन रिफॉर्म में। उसके बाद 5th है आपका एनी बसंत एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। एनी बसंत ने बहुत कंट्रीब्यूशन दी है। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन किए हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल हाई स्कूल ओपन किया था बनारस में, जो कि बाद में जाके क्या बन गई थी, हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपके मेन 5 है, ये आपको क्वेश्चन भी है, आप बुक में से भी कर सकते हो और आपके जो टीचर्स ने बनाए हैं या फिर जो बाद में जो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी जी किसके फेवर में थे, वो इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ, इंडियन कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन के भी फेवर में थे। बट उन्हें ये लग रहा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन क्या है उसके कारण जो इंडियन लोग हैं वो क्या हो गए, गुलाम होते जा रहे हैं। उन्होंने जो लोग हैं वो क्या करते थे, जो स्टूडेंट्स हैं डे बाय डे वो वेस्ट की प्रेस करते जा रहे थे, वो अपना इंडियन कल्चर्स क्या करते थे, भूलते जा रहे थे। लोग अब फॉरेन लैंग्वेज में स्पोक करने लग गए थे। इवन पब्लिक प्लेसेस में भी वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, फॉरेन लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। दोज इंडियंस हु स्पोक फॉरेन लैंग्वेज कुड नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद द पब्लिक। उन्होंने कहा कि जो लोग फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं वो हम आम लोगों से नहीं बात कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि जो सिर्फ अमीर लोग थे वो ही क्या करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा पाते थे, जिसके कारण तो गरीब लोग थे उन्हें प्रॉपर फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज नहीं हो पाई थी। इसलिए गांधी जी किसके फेवर में थे, फॉरेन लैंग्वेज के फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जो इंडियन है, Those Indian who were studying English were neither expert in English nor in their own language। उन्हें ये लगता था कि जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में भी एक्सपर्ट नहीं, जो मोस्टली इंडियन पीपल, ना ही उन्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में प्रॉब्लम है, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग थे वो क्या हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे। इसीलिए और इसके अलावा महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न एजुकेशन की आती वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज थी, वो हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रही थी, ना ही वो स्टूडेंट्स के जो ब्रेन है और उसको चेतना को डेवलप कर रही थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेन फोकस किसके दिया कि स्टूडेंट्स को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, उन्हें अपने स्किल्स को डेवलप करनी चाहिए। इसीलिए वो हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन के बहुत ज़्यादा फेवर में थे और इसीलिए गांधी जी ने बेसिक ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है।
अब है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में और शांति निकेतन उनके जो एस्टेब्लिश की थी उनके बारे में। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने 1901 में शांति निकेतन एस्टेब्लिश की थी। उनके अकॉर्डिंग वो खुद स्कूल नहीं गए थे, उन्हें स्कूल जाना एक जेल टाइप लगता था। उन्हें स्कूल जाके बहुत ज़्यादा मतलब कि विचलित होते थे जब भी वो स्कूल जाते थे। ठीक है, व्हेन द अदर चिल्ड्रन लिसन टू द चिल्ड्रन टीचर, जब दूसरे बच्चे टीचर की तरफ टीचर को सुन रहे होते थे तब उनका दिमाग क्लासरूम में नहीं होता था, क्लासरूम के बाहर होता था। उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ओपन करना था जहाँ पे जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, ठीक है, और स्टूडेंट्स के जो थॉट्स हैं वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और चिल्ड्रन क्या हो जाए, हैप्पी हो जाए। ठीक है, उन्हें किसी टाइप का स्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन के वो फेवर में नहीं थे। और टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था। ये उनके अकॉर्डिंग था। इसी को देखते हुए उन्होंने नेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि उन्हें नेचर एटमॉस्फेयर मीन्स उन्हें प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे तभी वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। ये किसका विचार था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। यही को देखते हुए उन्होंने रूरल एरिया में जो कि अबाउट 100 किलोमीटर अवे था कलकत्ता में, एक स्कूल ओपन किया। उस स्कूल में वो जिस स्कूल का नाम क्या रखा गया, वो स्कूल जो अब शांति निकेतन के नाम से फेमस है। उन्होंने इसके अलावा वहाँ पे जो बच्चे थे वो फ्री एटमॉस्फेयर में बैठ के नेचर के साथ बैठते हुए एजुकेशन ग्रहण करते थे। उनका मेन था कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करना चाहिए वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी उन्हें लैंग्वेज देनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें आर्ट की, म्यूज़िक की, डांस की, साथ साथ साइंस की एजुकेशन भी कहाँ प्रोवाइड की जाती थी, शांति निकेतन में। ठीक है, अब है बड़ौदा के स्टडी है। बड़ौदा इज़ इम्पॉर्टेंट सिटी है गुजरात की। ठीक है, ये शिवाजी राव जी ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी 1954 में, बट इसका एक्चुअल क्रेडिट किसे जाता है, शिवाजी राय थर्ड जी के जाता है, क्योंकि उनके नाम से ही इनका यूनिवर्सिटी का नाम रखा। शिवाजी राव एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए एजुकेशन सिस्टम में, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स ओपन किए। इसके अलावा वो स्वदेशी एंड नेशनल मूवमेंट के बहुत ज़्यादा फेवर में थे। ठीक है, उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी की कॉलेज की फाउंडेशन लेके जो कि पूरी तरह फर्निश्ड था। इसके अलावा उन्होंने 20 पब्लिक और 100 प्राइवेट स्कूल भी ओपन किए। ठीक है, ऑल अटैच्ड टू महाराजी शिवाजी राय। दिस इज़ द ओनली वन यूनिवर्सिटी इन गुजरात जहाँ पे उन्हें एजुकेशन सिस्टम किस में लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती थी, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा इन दिस यूनिवर्सिटी 3000 बच्चे हैं जो कि उस कंट्री से और बाहर से जो लोग आते थे एजुकेशन ग्रहण करने के लिए। अब नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान फर्स्ट मुस्लिम रिफॉर्मर थे। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी का, जिसमें इन्होंने बहुत रिफॉर्म किए किस सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में। ठीक है, ही इंटरप्रेटेड द मुस्लिम रिलीजन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को समझाते हुए उस टाइम पे जो अंधविश्वास चलते आ रहे थे, फॉल्स ट्रेडिशन थे अमंग इंडियन मुस्लिम, उन्हें दूर किया। दैट इज़ वाई उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। इन 1857 में उन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया था। इन 1920 में उन्होंने कॉलेज को रिफॉर्म करके इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रखा गया उसका नाम। ठीक है, वो उस टाइम के और उस यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे, मिस्टर बैक थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए थे। इन 1883 में उन्हें किसका टाइटल दिया गया था, सर का टाइटल दिया गया था। ये भी आपको एक क्वेश्चन है कि सर का टाइटल किसे मिला था और कब मिला था। ठीक है, और उनकी मृत्यु की बात करें तो 1898 में मृत्यु हुई थी। अब हम अलीगढ़ मूवमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट था जो कि सैयद अहमद खान जी के द्वारा चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था, मुस्लिम में अवेयरनेस निकालने के लिए, और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, लीडर ऑफ दिस मूवमेंट किस में थे कि उस टाइम पे जो फॉल्स रिचुअल चलते आ रहे थे उनके अगेंस्ट थे और वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। ठीक है, इस फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट सर सैयद अहमद जी वो ब्रिटिश रूल के भी फेवर में थे, जिससे रह के उन्होंने मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को बचाया। ठीक है, अब उसके बाद है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है उत्तर प्रदेश
प्रदेश में है। ये 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन हुई थी। ठीक है, इसमें लीडर थे हदियत खान एंड सर अहमद खान थे। ठीक है, जिनका मेन फोकस क्या था कि जो मुस्लिम थे उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन और लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ सर सैयद अहमद खान इन 1857 हिदायतुल्लाह खान ने भी मोहम्मदा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, द फर्स्ट चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कौन थे? सुल्तान जहान बेगम थी। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज भी उन्होंने बहुत सारे इस्टेब्लिश किए और एट द प्रेजेंट इस यूनिवर्सिटी में 30,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल है और 18 एजुकेशन डिपार्टमेंट है। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। वुड डिस्पेंसरी पढ़कर आए थे, 1854 में थे। किन्हें सर टाइटल कब दिया था और व्हेन डिड ही डाई कब दिया था उन्हें? सर अहमद खान को 1898 में दिया था और 1898 में ही उनकी डेथ हो गई थी। राजा मोहन राय ये भी पढ़कर आए हैं, बुक का भी पढ़कर आए हैं। एजुकेशन सिस्टम आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपको बुक में दिया गया है न्यू एजुकेशन सिस्टम, वो भी अपॉइंट कर सकते हो। हंटर एजुकेशन कमीशन सेम ही पॉइंट है, बुक वाले भी इस वाले भी सेम ही पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वेस्टर्न एजुकेशन के इफेक्ट्स भी अब बुक वाले कर लो, ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इसमें प्रॉपर उन्होंने जो बुक वाला है वो सारा दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर जो बुक में हम पॉइंट पढ़ कर आए हैं वो सारे ही इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बुक वाला पैराग्राफ है जो आपकी केस स्टडी है आप वहाँ से भी कर सकते हो और ये जो पॉइंट्स गिवन है आप यहाँ से भी कर सकते हो एज योर विश। ठीक है, अगर आप बुक वाला करोगे वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, ये बुक वाला भी कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि दोनों में सेम ही गिवन है। ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एंग्लो यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश की थी? एंग्लो स्कूल एस्टैब्लिश किया था इन अलीगढ़ में। इन 82 ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। अ वुमेन कॉलेज वाज एस्टैब्लिश इन मेरठ। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम है। राजा राम मोहन राय किस में वेल वर्स्ड थे? बंगाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश एंड ग्रीक में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बंगाली लैंग्वेज बुक लिखी थी जिसका नाम था परिमर वर्णा परिचया। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या एस्टेब्लिश की थी? रामा कृष्णा मिशन। विद दिस आपका ये चैप्टर 16 कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video.